आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ नेक्स्ट 5 मिनट्स जरूर बने रहें। पूरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करें। अगर हमारी किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात जरूर सुने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि आई लव मोहम्मद पर एक कैंपेन चल रही है, कानपुर से पूरा मामला उठा, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस पर बनाया था, और फिर जुमे के दिन एक कॉल बरेली में दी गई। मौलाना तौकीर रजा जो कि इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, फाउंडर हैं, और उन्होंने ये कॉल दिया था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट्स है। और उसके बाद आज जुमे की नमाज के बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने एहतजाज करने के लिए जुलूस निकालना चाहा होगा, और उसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज हुई और बहुत सारे लोग, ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि उसमें घायल हुए हैं। अब पुलिस के अपना नजरिया है कि किस तरीके से भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जो मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आवाम का कहना है कि पुलिस ने खुद ही जो है लाठीचार्ज किया। अब ये सब जांच की बात है और इसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली हासिल क्या हुआ? लगातार मौलाना तौकीर रजा साहब ये बात कहते रहे कि हमारे जो यूथ हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बड़े मुश्किल से कंट्रोल में करे हुए हैं। अब आज क्या हुआ और क्या हासिल हुआ और आपके यूथ कैसे हैं, सारी चीजें आपने देखी, आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के इस तरीके के जो लीडर्स हैं, इनसे मुसलमानों को समझना पड़ेगा। अगर कानपुर में एक छोटी सी घटना घटी थी, किसी ने ऑब्जेक्शन किया था, आप कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट जाकर के वहां आप बता सकते थे कि आई लव मोहम्मद ये एक किसी भी तरीके से कानूनी तौर से गलत नहीं है। कोई भी आदमी अपने जो रोल मॉडल है, जो अपना रिलीजियस आपका जो आइडल है, जो रिलीजियस आपका आइकन है, उसको आप लव करते हैं, उसमें कोई भी कानूनी तौर पर गलत नहीं है। इतनी सी सिर्फ बात थी और उस बात को आपने इतना ले गए। पहले तो आपने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, उसके बाद में आई लव मोहम्मद की कैंपेन आ गई, और फिर आप देखिए कि इस तरीके का वायलेंस आ गया। अब ये सब कुछ हो रहा है कब? जब बिहार में इलेक्शन होना है। और MIM ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी सियासत चाहिए। समाजवादी पार्टी है, उन्हें भी सियासत चाहिए, और जितनी दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी है, उसे भी सियासत चाहिए। उनमें से किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात, वो सियासत कर रहे हैं। सियासत में वो गेन देख रहे हैं कि हमें गेन और लॉस क्या होगा, कैसे हमारे जो वोटर हैं वो हमारे फेवर में कंसोलिडेट होंगे, पोलराइज्ड होंगे, दैट सिंपल। और वो खेल खेल रहे हैं। और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो इस तरीके के रिलीजियस लीडर हैं कि जो बात है तो मौलाना, लेकिन करते सियासत है, रहते सियासत में है, ताल्लुक उनका सियासत से है, दिल उनका सियासत में लगता है। वो क्या करते हैं? उनके जो है प्यादे बन जाते हैं, उनके आला बन जाते हैं, उनके लिए एक टूल बन जाते हैं, और उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट इस तरीके का कोई काम करते हैं जिससे उन सभी लोगों को फायदा होता है। इनको क्या मिलता है? मीडिया में बाइट मिलती है, मीडिया में आते हैं, कवर होते हैं, इनके खिलाफ पुलिस आती है, पुलिस थोड़ा बहुत इनके खिलाफ एक्शन लेती है और ये छूट जाते हैं। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, किसी भी मौलाना पंडित के खिलाफ कोई एक्शन आपको नजर नहीं आएगा। जो इनोसेंट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, उन पर आप बात भी नहीं करेंगे, उनके साथ आप खड़े भी नहीं होंगे। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जब जब इलेक्शन आते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास YouTube है, आपके पास Facebook है, आपके पास सर्च इंजन है। आप गूगल के सर्च इंजन में जाइए और देखिए कि लास्ट 2-3 ईयर्स, आप चैट GPT से पूछ सकते हैं, आप ग्रोक से पूछ सकते हैं कि लास्ट 2-3 ईयर्स में जब भी इलेक्शन स्टेट असेंबलीज के आए, उन असेंबलीज के इलेक्शन के दौरान 2-3 महीने पहले उन इलेक्शन से कौन कौन मौलाना एक्टिवेट हुआ, क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिए, किस तरीके से पोलराइजेशन हुआ। मैंने लगातार आपको अपने वीडियोस में बताने की कोशिश करी है कि ये सारे मौलाना, उसमें चाहे जमीयत उलमा हिंद के मौलाना हो, चाहे इत्तेहादे मिल्लत के मौलाना हो, ये सारे मौलाना एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद पोलराइजेशन में अपना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। हालांकि ये पोलराइजेशन के खिलाफ होकर के आते हैं, लेकिन उसका एक रिपल इंपैक्ट होता है और वो जो है पोलराइजेशन को जन्म देता है, और मुस्लिम वोट किसी एक के फेवर में कंसोलिडेट होता है और हिंदू वोट जो है वो किसी एक के फेवर में कंसोलिडेट होते हैं। यही डेट्स चल रहा है टोटल। अगर आप सिनारियों को पिछले 10 साल 15 साल के सिनारियों को देखें, और ये जो बैकडोर की मौलानाओं की पॉलिटिक्स है कि किसी पार्टी के फेवर में आकर के आप खड़े हो जाते हैं, बैकडोर से उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मौलाना लोग या तो पॉलिटिक्स से दूर जाएं, और अगर पॉलिटिक्स में है तो खुल करके पॉलिटिक्स में आए। वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, वो BSP ज्वाइन कर सकते हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो BJP ज्वाइन कर सकते हैं, अपने इश्यूज के साथ कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के इतने % वोट पर
कमांड रखते हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारा इतना असर है उनके ऊपर, हम चाहते हैं कि हम आपको वोट करेंगे, आप हमें इस बदले में मुस्लिम कम्युनिटी को क्या देंगे। इसमें कोई बुराई थोड़ी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसी तरीके से होता है। लेकिन आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर पीछे से वोटों की जो है लेन देन करते हैं कि हम आपको वोट दिलाएंगे, आप हमारी जो प्रेजेंस है, जो हमारा स्टेटस है उसको मेंटेन करेंगे। असल प्रॉब्लम यही है मुसलमानों की, मुसलमानों की लीडरशिप जो है अपनी मोनोपोली को बनाए रखने के लिए इस तरीके के खेल को खेलती है जिसमें आम मुसलमान सफरर होता है। आज जिन बच्चों को लाठियां पड़ी हैं, जिनके हाथ टूट गए हैं, जिनके पैर टूट गए हैं, आई लव मोहम्मद कहते हुए वो लोग भागे हैं, चप्पलें आप देखें हजारों की तादाद में हैं। कैसी ये मोहब्बत थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चप्पल छोड़ करके भागे हैं। फिर आप एक मुहिम भी चलाते हैं, आई लव मोहम्मद। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप मौलाना हजरात भी इस वीडियो को अगर देखें, सुने, समझने की कोशिश करें कि वो सारे मौलाना जो सियासत से जुड़े हुए हैं उन्हें अब खुल के सियासत करनी चाहिए। वो किसी पार्टी के फेवर में आए, खुद इलेक्शन लड़ें, किसी पार्टी के टूल ना बन के रह जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई लॉस नहीं हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का कोई लॉस नहीं हुआ है, कांग्रेस का कोई लॉस नहीं हुआ है, इसी तरीके से बीजेपी का भी कोई लॉस नहीं हुआ है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनका मकसद है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ने के लिए इनको एक कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, इशू चाहिए। वो इशू आप बने हुए हैं क्योंकि आप गिनी पिग हैं, पॉलिटिकल गिनी पिग इसलिए है क्योंकि देश में राजनीति जो चल रही है, कांग्रेस के कमजोर होने के बाद दो तरीके की राजनीति चल रही है। एक है कमंडल की राजनीति, एक है मंडल की राजनीति। मंडल और कमंडल के बीच में आप फंसे हुए हैं और आप खड़े हैं मंडल वालों के साथ, आपकी प्रेजेंस दिखती है मंडल वालों के साथ, जिसके चलते कमंडल वाले आप पर हमला करते हैं। ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक चीज है। हालांकि ये राजनीति में आपका राइट है कि आप किसको वोट देंगे, किसके साथ खड़े होंगे, डेमोक्रेसी में आपका राइट है। लेकिन चूंकि ये एक इंटरनल स्ट्रगल में आप फंसे हुए हैं और आप उस चीज को नहीं पहचान पा रहे हैं कि देश में असल जो मुद्दा है, जो कोर डिवाइड है, वो मंडल और कमंडल का है। क्योंकि मंडल वाले ये चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जातीय जनगणना हो, ज्यादा से ज्यादा हमको आरक्षण मिले। आपको आरक्षण थोड़ी मिलेगा ना, उस आरक्षण के आप हिस्सेदार रहे हैं, उस तरीके से आपको फायदा मिला है। और कमंडल वाले चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी विभाजन हिंदू समाज में नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को एक रहना चाहिए। और अगर एक रहना चाहिए तो उसको कैसे एक किया जाए, तो एक करने के लिए मुसलमान राजनीतिक गिनी पिग के तौर पर सामने आता है। अगर इस बेसिक चीज को आप समझ जाएंगे तो आपको पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने में, शिकार होने में आप समझ सकेंगे कि कैसे आपको शिकार बनाया जा रहा है, तो आप अपने को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए, आप समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर हो सकते हैं, बीएसपी के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमरान प्रतापगढ़ी साहब को लीजिए। जिस दिन वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इंटरिम फैसला आया, उन्होंने जिस तरीके की बाइट दी, बिना जजमेंट को पूरा देखे, बिना जजमेंट को पूरा समझे, उन्होंने कांग्रेस की लाइन, चूंकि सुप्रिया श्रीनेत और बाकी कांग्रेस की जो लाइन थी, उसी लाइन पर उन्होंने पूरे वक्फ बिल का समर्थन कर दिया कि नहीं हमारे फेवर में आया है, और बीजेपी की हार हो गई है, बीजेपी नाकामयाब हो गई है। लेकिन अगर आप जजमेंट को देखेंगे तो जजमेंट इतना वक्फ बिल के फेवर में या अगेंस्ट में है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है। अब चूंकि उनको एक लाइन लेनी है, इसलिए ये चीज समझने की जरूरत है कि हम क्या और किसके साथ हैं। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आपके साथ समस्याएं बनी रहेंगी। आपका काम इस टाइम सिर्फ ये होना चाहिए, कैसे हम तालीम को हासिल करें, कैसे हम अपने बिजनेस को खड़ा करें, कैसे हम आगे इस दौर में निकलें। क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं आएगी, जब तक आप जो है इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे, और इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस करें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जगह नहीं मिलने जा रही है। जिनको मिलनी चाहिए वो संघर्ष कर रहे हैं आरक्षण के लिए, या आरक्षण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, या आरक्षण के फेवर में संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने लिए उम्मीद रखते हैं आपको 2, 3, 4 जो मिलती है ऐसी ही मिलती रहेगी, इसके आगे कुछ नहीं मिलना है। इसलिए आप अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करिए, एजुकेशनली स्ट्रांग करिए, आप कोर्स में आइए, आप ज्यादा से ज्यादा लीगली अवेयर होइए, फाइनेंशियल अवेयर होइए, डिजिटल अवेयर होइए, ये लिटरेसी बढ़ाइए, कम्युनिटी को स्ट्रांग करिए और कानूनी तौर से अपनी लड़ाई को लड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो खुल करके राजनीति कर रहा हो, और जो राजनीति कर रहा है उसके साथ आप खड़े होने को तैयार नहीं है, आपकी पूरी कम्युनिटी खड़े होने को तैयार नहीं है। उनके साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ, ये एक अलग टॉपिक है।
लेकिन अभी कम्युनिटी 95%, 97% आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन में वोट आता है वो उनको 2% भी नहीं मिलता है, तो 98% उनके खिलाफ है। और उस खिलाफ होने के चलते वो आपकी पार्टी भी नहीं है। आप वहां जाते हैं, सुन के चले आते हैं, रील बना के चले आते हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ओवरऑल वो आपके लीडर नहीं है, मुसलमानों के वो लीडर अभी नहीं है। और जो मुसलमानों के लीडर हैं उनको इन चीजों से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, उनको पॉलिटिक्स से सरोकार है। वो पॉलिटिक्स में उनको सूट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं सूट करता है तो भी कोई मसला नहीं है। क्या राहुल गांधी ने वक्फ बिल के ऊपर कोई बहुत ऐसा स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। क्या उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बिल को फिर बदल देंगे? ऐसा कहा? नहीं कहा। मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता अगर कहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका आया है। तो कुल मिलाकर के मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है कि ये जो सीजनल इलेक्शन के टाइम हमारे मौलाना एक्टिवेट हो जाते हैं और पोलराइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो इस तरह की घटनाओं में ना आए। और छोटी मोटी घटनाओं को आप, चूंकि इस तरीके की घटना करके आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा है, जो लोग इसको प्लान करते हैं, जो इसको डिजाइन करते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अपना दोनों मकसद हासिल कर लिया। आपको लाठी भी पड़ गई, आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, और जो पोलराइजेशन चाहिए था वो पोलराइजेशन भी हो गया। जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल भी बन गया। आपको क्या मिला? यह सोचने की जरूरत है। जिस दिन आप ये सोचेंगे उसी दिन आपकी समस्याओं का समाधान होना भी शुरू हो जाएगा। कैसा लगा एनालिसिस? कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।